जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। नेशनलिज्म इन इंडिया का अगला टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम अपन पढ़ने वाले हैं। एनसीएम शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है। देखो, मार्च 1919 राउलेट एक्ट आया और राउलेट एक्ट का बेसिक आइडिया नो बेड, नो वकील, नो अपील, नो दलील, 2 years ऑफ अरेस्ट। मार्च 1919 में ही खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई। खिलाफत कमेटी अली ब्रदर्स ने फॉर्म करी, मोहम्मद अली और दूसरे शौकत अली। बॉम्बे में फॉर्म की गई खिलाफत कमेटी। मार्च के बाद अगले महीने में अप्रैल 1919 में 6 अप्रैल को गांधी जी ने लॉन्च की सत्याग्रह सभा या राउलेट सत्याग्रह। और 13 अप्रैल इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट डे, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? जनरल डायर। भीड़ बढ़ने का एक रीजन ये भी कि 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी फेस्टिवल। ये सब अपन ने पढ़ लिया था। अच्छा, जब खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन होगा तो अली ब्रदर्स गांधी जी के पास गए और गांधी जी को बोला कि हमारा ये इशू है, हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आपकी हेल्प चाहिए। और गांधी जी ऐसा मौका ढूंढ रहे थे जहां हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन जाए। तो गांधी जी ने डिसाइड किया एनसीएम को लॉन्च करने का। अपन ने रीजंस भी पढ़े थे इससे पिछले वाले सेशन में। रीजंस की अगर बात की जाए कि एनसीएम के रीजंस क्या है, तो बड़ा सिंपली, पहला तो खिलाफत कमेटी से ही आएगा, खिलाफत इश्यू। दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर इनजस्टिस। और तीसरा स्वराज। ये 3 प्रोमिनेंट रीजंस थे एनसीएम के पीछे। एनसीएम का जो आइडिया है, इसकी बात गांधी जी बहुत पहले अपनी एक किताब में कर चुके हैं। उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज आई 1909 में। और हिंद स्वराज में गांधी जी ने यह कहा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हो पाया है क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे हैं, सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे हैं। और अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर दें तो विद इन अ ईयर ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। ब्रिटिश रूल इज एस्टेब्लिश्ड एंड सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, एंड इफ द इंडियंस स्टॉप कोऑपरेटिंग ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। यह बात गांधी जी 1909 में कह रहे हैं। सोचो कितना आगे होगा ये आदमी अपने टाइम से। कुछ तो विजन होगा कि 1915 में वापस आए हैं और 1909 में वो बात कह रहे हैं जो इंडिया में 1920 में होने वाली है। इसे बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट टर्म। 99% बच्चों की प्रिपरेशन में ये मिसिंग है, प्लानिंग। पता ही नहीं करना क्या है, टाले जा रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई प्लान ही नहीं है। और मजे की बात, 10-15 साल निकल गए, पता चला अगले 10-15 साल भी निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा अगर ये नहीं है तो। और बेसिक लेवल पे ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना सा करो शुरुआत के लिए। आज रात को सोने से पहले कल का 1.5 घंटे का प्लान लिख के सो कि शाम को 5 बजे आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा एसएसटी पढ़ूंगा, 6:30 बजे से आधा घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, सोने से आधा घंटा पहले साइंस पढ़ूंगा, और विद इन अ मंथ इंप्रूवमेंट दिखेगा। अभी तो प्रॉब्लम यह है कि तुम 5 बजे पढ़ने बैठते हो, 5:15 तक तो ये डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और फिर 5:25 पर तुम्हें लगता है आधा घंटा हो गया, बहुत ज्यादा पढ़ लिए। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह आदमी 1909 में 1920 की बात कर रहा है।
गांधी जी से पूछा गया कि एनसीएम को किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, तो गांधी जी ने बोला कि सबसे पहले तो सरेंडर ऑफ टाइटल्स, कि सबसे पहले तो अंग्रेज सरकार ने जिन भी लोगों को कोई भी टाइटल दिया हुआ है उसको सरेंडर करो, उसको वापस करो। अंग्रेज सरकार टाइटल्स दे देती थी, किसी को सर का दे दिया, किसी को नाइटहुड का दे दिया, गांधी जी को खुद को केसर हिंद का दिया था। तो गांधी जी ने बोला इन टाइटल्स को वापस करो। अगर थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस है तो तुम एक शब्द आजकल न्यूज़ में सुनते होगे, अवार्ड वापसी। ये उस जमाने की अवार्ड वापसी है। सिंबॉलिक मीनिंग इसका ज़्यादा है कि कोई अगर सरकार के टाइटल को, उसके अवार्ड को वापस कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि हम आपकी पॉलिसीज के विरोध में हैं, हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं। तो पहला सरेंडर ऑफ टाइटल्स, और दूसरा बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स हैं, वो नौकरी से रिजाइन कर देंगे। बॉयकॉट ऑफ आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, काउंसिल इलेक्शंस, फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, हर चीज का बॉयकॉट किया जाएगा। और गांधी जी ने यह कहा कि यह प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगी, और पीसफुल होने के बावजूद भी अगर सरकार ने हमें सप्रेस किया, दबाया, अटैक किया, तो लॉन्च किया जाएगा फुल सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और एनसीएम में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है उसको पता करो। अच्छा, एनसीएम को गांधी जी ने लॉन्च कर दिया 1 अगस्त 1920, 1920, 1 अगस्त 1920। और ये वो दिन है जब तिलक साहब एक्सपायर्ड, बाल गंगाधर तिलक डाइड। हालांकि एनसीईआरटी लिखती है कि एनसीएम बिगेन इन जनवरी 1921। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, अपन ने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि कांग्रेस ने एनसीएम को फाइनली अप्रूव किया नागपुर सेशन में, और ये नागपुर का सेशन हुआ था दिसंबर 1920। इसलिए एनसीईआरटी लिख देती है कि जनवरी 1921 से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये होपफुली समझ में आएगा। देखो इसको एक बार। अब देख रहे हैं अपन इम्पैक्ट, कि एनसीएम का इम्पैक्ट क्या रहा है, कैसा रहा है इम्पैक्ट, वो देखते हैं। और सबसे पहले अपन इम्पैक्ट देखेंगे टाउन्स में, शहरों में या फिर टाउन्स में एनसीएम की कहानी क्या रही। तो देखो, टाउन्स में लोग बाग नौकरी करते हैं, तो सबसे पहले नौकरियों को बॉयकॉट किया जाएगा। लॉयर्स स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग। लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, और लॉयर्स नहीं होंगे तो कोर्ट फिर काम क्या करेगा। स्कूल्स वर क्लोज्ड, स्कूल्स वर क्लोज्ड। अब स्कूल्स में एक प्रजाति तो ऐसी है जिसको चाहिए कि स्कूल्स किसी भी तरह से बंद हो जाएं। ये तो खुश हो गए, बोला बाबा आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल बंद करा रहे हैं। अब जब ये नहीं आएंगे तो टीचर्स का क्या काम, तो टीचर्स ऑल्सो रिजाइंड, हेडमास्टर्स ऑल्सो रिजाइंड। इसके अलावा काउंसिल इलेक्शन होने थे 1920 में, उनको बॉयकॉट किया गया। बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। एक जगह पर बॉयकॉट नहीं हुआ, एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया। जस्टिस पार्टी मद्रास में फंक्शन करती थी, और इस जस्टिस पार्टी ने बॉयकॉट इसलिए नहीं किया बिकॉज ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और कांग्रेस जब भी इलेक्शंस लड़ती थी तब जस्टिस पार्टी या और जो भी छोटी मोटी पार्टीज थी उनको बहुत ज़्यादा सीट जीतने का मौका ही नहीं मिलता था। इक्का दुक्का जीत जाए तो बहुत है। तो इनको मौका दिखा कि कांग्रेस इस बार इलेक्शंस नहीं लड़ रही है तो हम लड़ लेते हैं, हमें 2-4 सीट मिलेंगी, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हम अपनी बात कह पाएंगे।
इसके अलावा बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड, जला दिए गए फॉरेन क्लोथ्स। और फाइनली लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। अब ये पिकेटिंग क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, एक फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसमें क्या होता है, ये सपोज करो ये लिक्वर की शॉप है और ये रोड है, तो लोग क्या करेंगे, इस दुकान के गेट के बाहर बैठ जाएंगे, इसके एंट्रेंस को ब्लॉक कर देंगे, बोलेंगे भाई साहब टाप के जाना है तो चले जाओ, बाकी ऐसे तो अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर वाला इसलिए परेशान है कि कोई खरीदने नहीं आ रहा, और बाहर वाला तो तुम्हें पता ही है क्यों परेशान है। लिक्विड शॉप्स को पिकेट किया गया। इसका एक इम्पैक्ट दिखाने के लिए एनसीईआरटी बताती है कि 1921 से लेकर 1922 के बीच में फॉरेन क्लोथ्स का जो इंपोर्ट है उसकी वैल्यू 102 करोड़ से 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ हो गई। सोचो 45 करोड़ का घाटा। अच्छा, जब फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया गया, बॉयकॉट किया गया, तो अब आदमी बिना कपड़ों के थोड़ी घूमेगा, कुछ तो पहनेगा। तो फिर इन्होंने ऑल्टरनेटिवली खादी यूज करना शुरू किया, खादी। और जब खादी यूज करना शुरू किया तो इंडियन हैंडलूम्स, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स खूब ग्रो हुई। लेकिन ये है टाउन्स में इंपैक्ट। टाउन्स में एनसीएम 1-1.5 साल के बाद वीक होने लगा, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है खादी वॉज एक्सपेंसिव। एक रीजन कि खादी बड़ी महंगी थी, खादी वॉज एक्सपेंसिव, और हर कोई खादी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर लोग वापस से फॉरेन क्लोथ्स यूज करने लगे। इधर हमारी कोई ऑल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थी। वी डिडंट हैव एनी ऑल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस। अब ये लॉयर्स हैं बेचारे, पूरी जिंदगी तो घर नहीं बैठ सकते, घर तो इनको भी चलाना है, और कोर्ट हमारा तो कोई था नहीं, तो ये बेचारे वापस से कोर्ट जाने लगे। स्कूल्स, हमारे तो अपने बहुत ज़्यादा स्कूल्स थे नहीं, और ये टीचर्स, हेडमास्टर्स, स्टूडेंट्स ये कब तक घर में रहते? तो फिर ये वापस से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में जाने लगे। दो रीजंस जिसकी वजह से एनसीएम टाउन्स में वीक हुआ। खादी वॉज एक्सपेंसिव, पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड वी डिडंट हैव ऑल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस। ये कहानी रही टाउन्स में। इसको देखो एक बार फटाफट से। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ एनसीएम इन द विलेजेस, या फिर बहुत सिंपली बोलें कंट्री साइड। कंट्री साइड में क्या इंपैक्ट रहा वो देखो। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि विलेजेस में लड़ाई कौन लड़ेगा? पीजेंट्स। और पीजेंट्स किसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? लैंडलॉर्ड्स। तो पीजेंट्स की लड़ाई थी किसके अगेंस्ट? लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स। तालुकदार्स बड़े लैंडलॉर्ड्स को बोलते हैं। और पीजेंट्स की समस्याएं क्या थी? पीजेंट्स की समस्याएं थी हाई रेंट। जो ये ज़मीन लेते थे कल्टीवेट करने के लिए, उस पर हाई रेंट देना पड़ता था। अपनी ज़मीन पे इनको हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता था, और इन पे तरीके तरीके के सेस और टैक्स लगाए जाते थे। एक परेशानी इनकी ये थी। दूसरा, देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। लैंडलॉर्ड का जब मन होता था इनको खेत से बाहर निकाल दिया जाता था लात मार के। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग, बेगार। बेगार होता है अनपेड लेबर, कि आपको पैसे ना दिए जाएं और आपसे काम करवाया जाए। या फिर बॉन्डेड लेबर। अब हमारे इधर तो आम भाषा में बेगार शब्द का यूज होता है। कभी कोई तुम काम खराब तरीके से करो तो जनरली हमारी माँ बोलेगी कि काम ढंग से कर, बेगार मत काटे। ये बेगार वहीं से आया है कि ढंग से कर, बेगार मत काटे। जब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम एक तरह से बेगार काटोगे,
काम को ढंग से नहीं करोगे तो ये टर्म आ गया बेगार। बेगार का मतलब अनपेड लेबर। अब इनकी पीजेंट्स की डिमांड्स क्या होंगी? कॉमन सेंस वाली बात है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वही सॉल्यूशंस के तौर पे डिमांड करेंगे। इन्होंने क्या बोला? रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू, कि ये जो रेंट ज़्यादा है और ये जो रेवेन्यू ज़्यादा है इसमें रिडक्शन कर दो। दूसरा इन्होंने बोला सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दो। तीसरा इन्होंने बोला अबॉलिशन ऑफ बेगार, कि ये बेगार को अबॉलिश करो। ये लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने नाई धोबी बंस तक लगाए। नाई धोबी बंस। नाई धोबी बंस क्या होते हैं? लैंडलॉर्ड्स को, ताल्लुकदार्स को जो बार्बर की फैसिलिटी मिलती थी, जो वॉशरमैन की फैसिलिटी मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया, वो प्रोवाइड करनी बंद कर दी गई। अच्छा, ये जो पीजेंट्स की लड़ाई है इसका सेंट्रल पॉइंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र अवध बना। अवध नाम की एक जगह है, रामचंद्र वाली, प्रभु श्री रामचंद्र वाली, अवध। और अवध में पीजेंट मूवमेंट को लीड किया बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र ने, ये बाबा रामचंद्र वैसे तो सन्यासी थे और इससे पहले ये फिजी में इंडेंचर्ड लेबर हुआ करते थे। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है? इंडेंचर्ड लेबर बेसिकली लोगों को प्लांटेशंस में काम करने के लिए ले जाया जाता था और वहां पे लिटरली स्लेव्स की तरह से रखा जाता था। तो प्लांटेशन वर्कर्स, उनको क्या बोलते हैं? इंडेंचर्ड लेबर। तुमने ये टर्म सुना होगा सिविक्स के चैप्टर 1 में, 9th क्लास में, इंडेंचर्ड लेबर। बाबा रामचंद्र ने अवध के पीजेंट्स की समस्या सुनी और उनको यूनाइट किया और उनकी समस्या के लिए लड़ाई लड़ी। और ये जो पीजेंट्स की लड़ाई है अवध में, ये नेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। नेशनल लीडर्स को इसके बारे में पता चला। इनफैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू अवध आए और इन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ मिलके फॉर्म करी औध किसान सभा। औध किसान सभा या फिर अवध किसान सभा, ये फॉर्म की गई अक्टूबर 1920 में। और औध किसान सभा का हेड किसे बनाया गया? नेहरू साहब को। किसको बनाया गया? नेहरू साहब को। अच्छा, पीजेंट्स की लड़ाई बढ़िया चली, लेकिन पीजेंट्स की जो ये लड़ाई है, ये जो मूवमेंट है, वीकन क्यों हुआ, कमजोर क्यों हुआ? बिकॉज गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे कुछ पीजेंट्स नहीं चले। जैसे उन लोगों ने क्या किया? लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार्स को अटैक करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, इनके ग्रेन्स वगैरह को लूटना शुरू कर दिया, लूटेड ग्रेन्स। टैक्स वगैरह जो ये पे कर रहे थे, रेंट वगैरह, उसको पे करना बंद कर दिया। जो कुछ पीजेंट्स ने उधारी ले रखी थी तो इनके घर में जाके जो बही खाते की किताबें होती थी जिसमें हिसाब किताब होता था, उसको फाड़ना शुरू कर दिया। तो ये समस्या का कारण बना। अच्छा, कंट्री साइड में एक लड़ाई और है और वो लड़ाई है ट्राइबल्स की। और ट्राइबल्स की लड़ाई में स्पेशली बात की गई है गुडेम हिल्स। गुडेम हिल्स है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश। और ट्राइबल्स का सिनेरियो ये था, समस्या ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी ट्राइबल्स थे, जो भी पुअर्स थे, उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स पे बैन लगा दिया था। ये लोग फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, ना लकड़ी ले सकते थे, ना शहद ले सकते थे। अंग्रेजों ने वो सब खुद के लिए रिजर्व कर लिया, तो ये लोग बड़ा परेशान थे। जैसे ही इनको पता चला कि एनसीएम नाम की कोई चीज़ आई है, तो इन्होंने गांधी जी के प्रिंसिपल्स को तो फॉलो नहीं किया, इन्होंने अपना एक नया मेथड गुरिल्ला वॉरफेयर प्रैक्टिस किया। गुरिल्ला वॉरफेयर छत्रपति शिवाजी महाराज की वॉर टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। गुरिल्ला वॉरफेयर में ये लोग क्या करते थे? पत्ती वत्ती पहनी और पेड़ पे छुप के बैठ गए, पता ही नहीं चल रहा पेड़ कौन, पत्ती वाला आदमी कौन। जैसे ही अंग्रेज आए, ऊपर से नीचे उतरे, टपली मारी, गायब। अंग्रेजों को पता ही नहीं चला कौन बिड़ के चला गया है। गुरिल्ला वॉरफेयर, छुप के वार करना।
और ट्राइबल्स की ये जो लड़ाई है इसको लीड किया है अलूरी सीताराम राजू ने। अलूरी सीताराम राजू, और ये बड़ा यूनिक आदमी है, विचित्र आदमी। अलूरी सीताराम राजू जब स्टेज पे बैठता था तो अपने फॉलोअर्स को बोलता था कि देखो मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जो प्रेडिक्ट करूँगा वो सही होगा, मुझे गोली नहीं लग सकती, गोली ऐसे आएगी और ऐसे पार हो जाएगी, और गांधी जी से महान आदमी कोई है ही नहीं, गांधी जी के नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करो, खादी पहनो। और जैसे ही स्टेज से उतरता था अपने फॉलोअर्स को बोलता था जाओ मार के आओ, पीट के आओ, अटैक करो, गोरिल्ला वॉरफेयर करो, लूटो। गांधी जी के नाम पे इसने खूब फुटेज ली, सामने सामने धर्मात्मा, जैसे ही नीचे उतरे पीटो, मारो, लूटो। खूब बेवकूफ़ बनाया इसने ट्राइबल्स को। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्राइबल कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा नाम भी बन गया है। फाइनली अलूरी सीताराम राजू को 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। अलूरी सीताराम राजू की कहानी 1924 में ख़त्म हो गई। और ये सिनेरियो था कंट्री साइड में। टाउन्स का अपन ने देख लिया, कंट्री साइड का अपन ने देख लिया। एक चीज़ और रह गई है, प्लांटेशंस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट कैसा रहा, किस तरह से हुआ, वो देखते हैं। प्लांटेशंस, और प्लांटेशंस में स्पेसिफिकली बात की गई है आसाम की। एक एक्ट है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, और इस एक्ट में यह कहा गया कि प्लांटेशन वर्कर्स टी गार्डन्स को विदाउट परमिशन छोड़ के नहीं जा सकते। और वो परमिशन बड़ा रेयरली मिलती थी। इनके खुद के घर में, गांव में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए बड़ी, तो भी परमिशन नहीं देते थे। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, एंड द परमिशन वॉज प्रोवाइडेड रेयरली। तो इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, दिमाग लगाओ, फ्रीडम, आज़ादी चाहिए इनको। तो जैसे ही प्लांटेशन वर्कर्स ने सुना कि कोई एनसीएम नाम की चीज़ चल रही है, गांधी राज आ गया है, तो इन्होंने झोला वोला उठाया, बैग उठाया और ये निकल लिए टी गार्डन से। बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, जानकारी थी नहीं। टी गार्डन से निकले, रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, वहाँ बोले टीटी मिला। टीटी ने पूछा कहाँ, बोला गांधीराज। गांधीराज टीटी होगा अंग्रेजों का चमचा। फ़ोन मिलाया, अंग्रेज आए, बोले कहाँ जा रहे हो, बोला गांधीराज। अरे चलो वापस। इन बेचारों को वहीं से वापस लेकर चले गए। इन्होंने कोशिश करी छूटने की, बट ये फेल हो गए। बट इसका सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये है कि एनसीएम इंडिया के कोने कोने, रिमोट एरियाज में पहुंचा, ऐसी जगहों पे जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहां पे लोगों को लिटरली कैप्चर करके रखा हुआ है, वहां तक भी एनसीएम पहुंचा, वहां तक भी गांधी जी को सपोर्ट में लोग उठे, वहां तक भी स्वतंत्र भारत के नारे लगे। तो एनसीएम का बहुत बेहद खास इंपैक्ट रहा इंडियन हिस्ट्री में, और एनसीएम सक्सेसफुली रन हो रहा था। लेकिन 1922 में, फरवरी 1922 में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। 1922 में चौरी चौरा नाम की एक जगह है गोरखपुर में, चौरी चौरा, कहां पर है, गोरखपुर, यूपी। यहां पे कुछ गांव वालों ने 22 इंडियन पुलिसमैन को जिंदा जला दिया। एक्सट्रीम वायलेंस है ये कि 22 इंडियन पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। और जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी बेहद दुखी हुए। वायलेंस को सपोर्ट करते ही नहीं है ये। तो इन्होंने 1922 में एनसीएम को विड्रॉ कर लिया और एनसीएम हो गया खत्म। इसके बाद सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक, और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।